हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में करता हूं आपको एफआईआई डेटा के साथ। तो मैं आपको पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस का यानी कि पूरे के पूरे जनवरी 2023 के अब तक का एफआईआई की फिगर्स दिखा रहा हूं। तो इसमें आपको दो फिगर्स दिखेंगी, फिगर्स आपको रुपीस में भी दिखेंगी और आपको डॉलर्स में भी दिखेंगी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने 9 सेशंस में वो नेट सेलर रहे और बाकी के दिनों में वो नेट बायर रहे। और साथ में एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो उनकी सेलिंग की फिगर्स जो हैं थोड़ी हायर साइड पे हैं और उनकी बाइंग की जो फिगर्स हैं वो थोड़ी लोअर साइड पर हैं। तो अगर आप पिछले 15 दिनों की फिगर्स की हम बात करें तो उन्होंने करीब 15,235 करोड़ की जो है सेलिंग कर दी है। लगभग $2 बिलियन से थोड़ा कम की उन्होंने सेलिंग की है पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस में, यानी कि जनवरी 2023 में। और अगर हम 2022 की बात करें तो ये 3 साल के बाद पहली बार एफआईआईज जो हैं ईयरली बेसिस पर नेट सेलर बने और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो है सेलिंग की। लेकिन इतनी सेलिंग के बावजूद भी अगर आप देखिए तो निफ्टी में कुछ खास गिरावट नहीं आई। अगर आप नेट देखिए तो करीब अगर जनवरी महीने में हम कंपेयर करें तो करीब 50-60 पॉइंट्स का हमें लॉस निफ्टी में देखने को मिला है। हालांकि अगर आप जो है दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमें थोड़ा लॉस ज़्यादा दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस ड्यूरेशन में देखें तो वहां पर निफ्टी में कुछ खास लॉस होता हुआ नहीं दिखा। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह रही है वो है कि डीआईआईज का बाइंग करना। तो डीआईआईज ने लगभग 14,800 करोड़ की जो है बाइंग की है इसी पीरियड में। आइए दोस्तों थोड़ा और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर तक देखिए तो उस वक्त तक जो हमारे मार्केट्स थे, इंडियन मार्केट्स थे, वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स थे। लेकिन अब जो है सिचुएशन थोड़ी बदलती हुई दिख रही है और मैंने पिछले वीडियो में भी आपके सिक के साथ शेयर किया था कुछ डेटा इससे रिलेटेड। दोस्तों अभी अक्टूबर नवंबर तक जो है इंडियन मार्केट्स जो है वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स थे और वहां पर हमें सबसे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। और इसकी वजह क्या थी? देखिए दोस्तों, जो ग्लोबल जो फंड होता है उसको कहीं ना कहीं जाना होता है, किसी ना किसी मार्केट में जाना होता है। अगर वो इक्विटी में जा रहा है तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट होता है वहीं पर वो पैसा जाता है। और इंडिया चूंकि जो है उस टाइम पे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स था और इस वजह से वहां पर ही पैसा आ रहा था। और इंडिया में क्यों पैसा आ रहा था? क्योंकि चाइना में बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं चल रही थी, वहां पर टेक कंपनीज को जो है उस पर क्रैकडाउन किया जा रहा था और कोविड की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट जो है लॉकडाउन्स लगा दिए गए थे। तो वहां पर थोड़ा एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ था। और यही वजह है कि अगर आप जो है थोड़े बड़े इंटरवल में कंपेयर करेंगे तो चाइनीज मार्केट में जो स्टीप करेक्शन देखने को मिला, जबकि इंडियन मार्केट्स में उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। तो पहले चाइना के मार्केट ज्यादा गिरे, इंडिया के कम गिरे लेकिन कम गिरे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, अगर आप इंडिया को और मार्केट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर इंडिया की वैल्यूएशंस को आप डेवलप्ड मार्केट की वैल्यूएशंस यानी कि डाउ जोन्स और एफटीएसई से कंपेयर करेंगे तो इंडिया जो है हमेशा 10 से 20% के प्रीमियम पर ट्रेड होता रहा है हिस्टोरिकली। और वहीं अगर हम इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो इमर्जिंग मार्केट से जो है इंडिया करीब 30 to 40% प्रीमियम पर ट्रेड होता रहा है। और ये हिस्टोरिकली होता रहता है, ये कोई पिछले 3-4 साल का जो है में ऐसा नहीं होता आया है। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इंडिया जो है करीब 2004 से अगर आप देखिए तो 8% 7% इसी रफ्तार से ग्रो कर रहा है। इस वजह से इंडिया ने जो है हमेशा कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट्स एंड कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स जो वैल्यूएशंस को कमांड किया है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक क्या सिचुएशन थी कि जो इंडिया का जो वैल्यूएशन प्रीमियम था वो डेवलप्ड मार्केट से कंपेयर करें तो 35% जो है प्रीमियम पे चला गया था। यानी कि जो 10 से 20% हिस्टोरिकल एवरेज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए वहां पे वो 35% हायर चला गया था। और ऐसा इसलिए भी हुआ था कि वहां पर गिरावट ज्यादा हुई थी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये रहा कि दोनों के जो वैल्यूएशंस में काफी ज्यादा गैप बढ़ गया। वहीं अगर हम जो है इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें
तो उसके अगेंस्ट में भी इंडिया की जो वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा हो गई थी और 80% प्रीमियम तक इंडियन मार्केट्स जो हैं ट्रेड हो रहे थे। तो इस तरीके का जो वैल्यूएशन गैप जो है दो मार्केट्स में, सिमिलर मार्केट्स में होता है, तो फिर वो ज़्यादा सस्टेन नहीं होता है। आप ही दोस्तों बताइए कि अगर आपको एक जगह आलू 20 रुपये किलो मिल रहा है और एक जगह 100 रुपीज़ किलो मिल रहा है, भले ही वो कितना ही अच्छा आलू हो, आप एक दिन खरीदेंगे, 2 दिन खरीदेंगे, कितने दिन खरीदेंगे? तो आप वही जो मेंटालिटी जो है ग्लोबल फंड मैनेजर्स की भी होती है। तो ये गैप के बढ़ने का एक बड़ा कारण क्या था? क्योंकि चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगे हुए थे, कोविड का इशू चल रहा था और वहाँ पे थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ था, तो काफ़ी सारा पैसा जो है वहाँ का पैसा उठ के यहाँ आया। दोस्तों आपको याद होगा, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था करीब 1 साल पहले, कि किस तरीके से चाइना की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो टेक कंपनीज हैं, एडुटेक की कंपनीज हैं, उन पर क्रैकडाउन लगाया जा रहा था और उनके जो है तरह तरीके से उनकी कई कंपनीज को जो है उनके बिजनेस को कट डाउन किया गया था और काफ़ी ये उनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से उनके कई जो टेक कंपनीज के शेयर काफ़ी तेजी के साथ गिरे थे और जिसकी वजह से उनके इंडेक्स भी तेजी के साथ गिरे। लेकिन अब चाइना की सिचुएशन जो है थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। वहाँ पर जो है कोविड के जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी उसको थोड़ा जो है रिलैक्स किया गया था, वहाँ पे रीओपन हो रहा है और जो टेक कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही थी उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन होता हुआ दिख रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि अब काफ़ी सारा ग्लोबल फंड मैनेजर्स का जो पैसा है चाइना में जा रहा है। दोस्तों अनलाइक इंडिया, चाइना जो है अपने डेली के स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश नहीं करता है कि कितना FPIs या FIIs ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, और ये अनुमान मेरा नहीं है, ये रॉयटर्स का अनुमान है कि वहां पर इस महीने करीब $6 बिलियन की खरीदारी की गई है ग्लोबल फंड मैनेजर्स के द्वारा, हांगकांग मार्केट्स के द्वारा इतनी खरीदारी वहां पर की गई है। तो आप देखिए, हमने इंडिया पे FIIs जो है करीब $2 बिलियन के आसपास की सेलिंग की है और वहाँ पे $6 बिलियन का जो है पैसा पंप किया है। तो डेफिनेटली कई एक्सपर्ट्स ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इंडिया का पैसा निकल कर चाइना में जा रहा है फिलहाल। और जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ट्रेंड को पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि पब्लिक उस ट्रेंड को पकड़े, वो उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा अंदर की खबर भी होती है। और देखिए इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि अक्टूबर एंड से अगर आप देखें तो चाइना के मार्केट्स जो है एक तरीके से बुल रन पर आ गए हैं। वहाँ पे 20% का गेन हमें देखने को मिला है अगर आप एंड अक्टूबर से कंपेयर करें। अगर आप सिर्फ 2023 का ही जो है कंपैरिजन करें तो निफ्टी जो है करीब 1% डाउन है 2023 में। वहीं अगर आप हैंगसेंग की बात करें तो करीब वो 9.7% अप है और शंघाई कंपोजिट भी करीब करीब जो है 6.5% के करीब अप है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये ट्रेंड में बदलाव होता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर आप HSBC और मॉर्गन स्टैनली का भी व्यू करेंगे तो वो भी चाइना मार्केट में अब बुलिश इंडिकेशंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो वहाँ पे कोविड के लॉकडाउन के बाद रीओपन किया जा रहा है, हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और जो है टेक को, कंपनीज को अब थोड़ा सा रिलैक्स किया जा रहा है। तो इन सब कारणों से जो है वो दोनों कंपनीज ने स्टेटमेंट इशू किया है कि वो चाइना में अब बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं। नो, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो फंड जो चाइना में जा रहा है या इंडिया से निकल के जा रहा है, क्या ये फंड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा? क्या ये सस्टेनेबल है? तो देखिए, यहाँ पर ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि ये सिर्फ एक जो है एक सडन वेव है जो थोड़े टाइम तक चलेगी या ये लॉन्ग टर्म पे सस्टेन करेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो कन्विंस्ड नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर आप उनकी पॉलिसीज़ को देखिए तो कोविड को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगते हैं। कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा लेते हैं, कभी जो है रिलैक्स कर देते हैं। तो थोड़ा वहाँ उस फ्रंट पर जो है लोगों को कंफ्यूजन है। दूसरा,
इन्वेस्टर्स ये कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से जो है चाइनीज़ मार्केट में टेक कंपनीज में उनको लॉस हुआ था जब सडनली जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने उन कंपनीज पर क्रैकडाउन करना शुरू किया था। तो जब इस तरीके की हरकतें गवर्नमेंट्स करती हैं तो थोड़ा सा एक वहाँ के मार्केट्स पर जो है भरोसा इन्वेस्टर्स का उठ जाता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हम इंडिया से फंड निकल के चाइना में जाने की बात करें तो वहाँ पर जो है ये एक टेम्पररी फेनोमेना है जो यहाँ से अभी कुछ टाइम तक निकलेगा, और कई एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि ये कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, मे बी नेक्स्ट मंथ तक ये रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि बजट में क्या आता है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक सस्टेनेबल होने वाला नहीं है। लेकिन जो इंडिया में एफआईआई की सेलिंग है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अब वो पैसा निकल कर कहाँ जाता है वो एक अलग डिस्कशन है, हो सकता है वो यूएस मार्केट्स में जाए, हो सकता है वो यूके मार्केट्स में जाए, लेकिन यहाँ से निकलकर चाइना में जाने की जहाँ तक बात है तो वो बहुत ज़्यादा, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं है। आइए दोस्तों, मैं आपके साथ दो और डेटा शेयर करता हूँ। पहला जो है हमारा एक्सपोर्ट का डेटा। तो अगर आप दिसंबर का डेटा लें तो दिसंबर में जो है करीब पिछले साल के दिसंबर ईयर ऑन ईयर से अगर कंपेयर करें तो करीब 12% की एक्सपोर्ट में गिरावट आई है और हमने करीब 34.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो वहां पर हमें गिरावट होती हुई देखी है। साथ साथ हमारे इंपोर्ट्स भी घटे हैं 3.46%, और अगर उसकी फिगर की, टोटल फिगर की बात करें तो हमने करीब 58.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो है डेफिसिट जो है में है, और ये डेफिसिट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये भी बड़ा है। और ऐसा सिर्फ एक दो सेक्टर की वजह से नहीं आया है। अगर हम टोटल 30 सेक्टर्स में ये फिगर्स आती हैं, उसमें से 19 सेक्टर्स में जो है हमें एक्सपोर्ट में डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। तो एक तरफ हम जो है बाहर के देशों को माल जो है कम बेच पा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जो माल खरीदते थे वो भी कम हो रहा है। और हम माल कब कम खरीदते हैं? जब हमारे यहाँ पर डिमांड कम होती है। दूसरा जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो जो ग्लोबल टेक कंपनीज हैं उनका डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पर क्या चल रहा है? ये कंपनीज जो है बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, वर्ल्ड की जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से हैं और काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, और ये एक तरीके से इकॉनमी का रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहले कुछ भी होता है, अगर इनका अच्छा भी होता है या बुरा होता है तो सबसे पहले इन कंपनीज पर उसका इफेक्ट होता है, और फिर वो धीरे धीरे बाकी के कंपनीज पर देखने को मिलता है। तो अगर हम अमेजॉन की बात करें, और मैं जो ये डेटा दिखा रहा हूँ ये अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, तो इसमें 38% इनकी अर्निंग्स जो है कम होने वाली है, और 22 साल में अमेजॉन सबसे जो है स्लोएस्ट रेट पर ग्रो कर रहा है। वहीं अगर एफबी और मेटा की बात करें तो वहाँ पे 42% डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में, और ये लगातार 5वां क्वार्टर होगा जहाँ पर इनके प्रॉफिट्स गिरे हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट जो है, अब दोस्तों जानते हैं दुनिया भर में जो विंडोज़ वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट के ही होते हैं, तो इनके भी जो ग्रोथ है 6 साल में स्लोएस्ट हुई है। वहीं एप्पल की बात करें तो एप्पल के भी जो रेवेन्यू है वो 15 क्वार्टर्स में पहली बार गिरे हैं, और गूगल की भी बात करें तो उनके भी जो ग्रोथ है वो धीमी हुई है और 10 क्वार्टर में स्लोएस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज, हाई ग्रोथ कंपनीज में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, और ये वही कंपनीज थी जिन्होंने अभी 1.5-2 साल पहले ही ज़बरदस्त एक्सपेंशन किया था, काफ़ी लोगों को हायर किया था और उनको बड़ी बड़ी सैलरी पर हायर किया था। और अब वही कंपनीज जो हैं जो हज़ारों की संख्या में लोगों को निकाल रहे हैं, और ये जो ले ऑफ्स की फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ पहला वेव है। तो वो अभी इकोनॉमी की सिचुएशन को देख रहे हैं, उसके हिसाब से ले ऑफ कर रहे हैं, और फिर अगले क्वार्टर में फिर देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी ले ऑफ करेंगे। और ऐसा ही अक्सर हमने पास्ट रिसेशन में यही पैटर्न होता हुआ हमने देखा है। तो यहाँ से हमारी लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है दोस्तों कि जो लोग इंटरेस्ट रेट को हल्के में लेते हैं उनके लिए ये एक लेसन है। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, जो फेड जो बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, उसका आप इम्पैक्ट देखिए
कोई भी जो कंपनी ग्रो करती है वो सस्ते दरों पर पैसा लेकर ग्रो करती है। अब उस पैसे पर लगाम लगा दिया गया। अब ये कहा गया कि जो पैसा आपको 2% 3% पे मिलता था, अब उसके लिए आपको 5% 6% देना पड़ेगा। और अब उसका इम्पैक्ट देखिए किस तरीके से जो उनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, उनके जॉब्स उनके एम्प्लॉयज के जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जो कंपनी जो सेक्टर जितने तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, उन सेक्टर्स को ही जो है ज्यादा पेन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि दोस्तों जो जितने तेजी के साथ दौड़ता है वही उतने तेजी के साथ गिरता भी है। तीसरी चीज, आज के दौर में हमें इक्विटी मार्केट्स में डिफेंसिव रहने की जरूरत है। हमें ऐसी कंपनीज को पिक करना है, अपने पोर्टफोलियो में रखना है, या ज्यादा फंड उन कंपनीज में रखना है जिनकी डिपेंडेंसी जो है ग्लोबल मार्केट्स में कम है या जीरो है, जिनकी डिपेंडेंसी जो है इंटरनल मार्केट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन पर है। और दोस्तों आप देखिए, अगर उन कंपनीज को आप ट्रैक करेंगे तो उनके प्राइस ऑलरेडी एक साल के कंपैरिजन में जो है बढ़ चुके हैं। जब ये हाई ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ रहे थे तो उन कंपनीज के स्टॉक्स गिर रहे थे, और जब उनके गिरने लगे तो इनके शेयर अब बढ़ने लगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और थोड़ा धीरज रख के उन कंपनीज को खोजेंगे तो आज भी वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिल सकते हैं अच्छे रेट पे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।